नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति के पिछले अंक में बात हुई थी 14वें विधानसभा के चुनाव और उसके कार्यकाल की। बात हुई थी मायावती और फिर मुलायम सिंह यादव के सत्ता में काबिज होने की। साथ ही बात हुई थी विनय कटियार के हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जैसे नारों के सार्थकता और उसे साबित करने के लिए चली गई तमाम चालों की। बात हुई थी मुलायम सिंह यादव के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सत्ता की कुर्सी संभालने से लेकर के और मुलायम सिंह के दांव में भारतीय जनता पार्टी के फंस जाने की। अब बात 15वीं विधानसभा के चुनाव और उसके कार्यकाल की। शुरुआत चुनाव से करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो 2007 में अप्रैल मई में चुनाव हुए थे। 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए गए थे। कुल 403 विधानसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश की थी उस पर चुनाव हुए थे। ये जो सीटें थी इसमें 314 सीटें सामान्य श्रेणी की थी, जबकि 89 सीटें आरक्षित थीं। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से उस समय करीब 11,35,49,350 कुल मतदाताओं की संख्या थी, जिसमें से 5,21,81,826 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था, यानी वोट डाला था। यानी उस चुनाव में लगभग 45.96% मतदान हुआ। चुनाव के ये तो चुनाव आयोग के वो आंकड़े हो गए जो तमाम तरीके के आंकड़े होते हैं वोटर से लेकर के और पार्टियों को सीटों की बात। चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो उन नतीजों ने सबको चौंका दिया था। उसके पहले के जो भी चुनावी सर्वे थे या जो राजनीतिक पंडितों के आंकड़े थे उनमें से किसी भी आंकड़े या किसी भी सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को 150 से अधिक सीटें हासिल नहीं हो रही थी। हालांकि उस समय सभी राजनीतिक पंडित और सर्वे ये बता रहे थे कि उस चुनाव में बसपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आएगी। इन सारी चीज़ों के बाद जब चुनाव नतीजे आए, जब गिनती पूरी हुई तो सभी राजनीतिक पंडितों के होश उड़ गए। सारे राजनीतिक दलों के जो आंकड़े थे, जो दावे थे, जो वादे थे, सब के सब धरे के धरे रह गए। बहुजन समाज पार्टी को उस चुनाव में 403 में से 206 सीटें हासिल हुई थी। 403 सभी सीटों पर बसपा चुनाव मैदान में उतरी थी और उसमें से 206 सीटें बसपा को हासिल हुई थी। आइए अब हम पूरे चुनाव के जो नतीजे थे और जो उनके आंकड़े थे उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बसपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई थी। 403 सीटों में से 206 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बसपा को 30.43% वोट हासिल हुए थे। समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही थी। 393 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से उसे महज 97 सीटों पर जीत हासिल हुई। वोट प्रतिशत के हिसाब से ये जो प्रतिशत था वो 26.07% वोट था। नंबर 3 पर भारतीय जनता पार्टी रही थी। 350 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार दिए थे, जिसमें से केवल 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। ये करीब 19.62% वोट था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 393 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जो करीब जिसमें से उसको 22 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और ये 8.84% वोट था। इसके अलावा इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल जो अजीत सिंह वाली थी उसने भी 254 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, जिसमें से केवल 10 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी पार्टी। इसके अलावा जो 17 सीटें हैं, जो 17 सीटों में छोटे छोटे कुछ दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी। जीत जब चुनाव नतीजे आ गए, चुनाव नतीजों के बाद पूर्ण बहुमत के साथ बसपा ने अपनी सरकार बनाई। मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई। साल 1984 में बसपा का गठन हुआ। काशीराम ने बसपा बनाई, फिर मायावती बाद में इसके साथ जुड़ी। फिर मायावती ने इसको पार्टी की पूरी देखरेख शुरू की और रणनीति बनानी शुरू की। साल 1993 में जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव के बीच में गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, तो पहली बार 164 सीटों में से 67 सीटें जीत करके बसपा ने सबको चौंका दिया था। 164 सीटें उसको गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए मिली थी, जिसमें से 67 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाई गई। बसपा और सपा ने मिलकर के सरकार बनाया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। बाद में तमाम अलग अलग विवादों के चलते
बसपा ने अपना समर्थन सपा से वापस ले लिया, जिसके बाद गेस्ट हाउस कांड जो 1995 में हुआ था चर्चित रहा है और उसकी तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। हम भी इस पर विस्तार से वीडियो कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तो गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में बसपा ने अपनी सरकार बनाई। मायावती पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बसपा को समर्थन दिया था। बसपा जो है वो भाजपा के समर्थन से उसने सरकार बनाया और मायावती कुर्सी पर बैठी। हालांकि केवल 137 दिनों के बाद ही उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद कई बार अलग अलग समय पर मायावती भाजपा के साथ और दूसरे अलग अलग तरीकों से सत्ता में काबिज होती रहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती रहीं। साल 2007 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर सत्ता में आई थी। मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसके पहले जब वो सहयोग से बनती रही थी और इस बार वो अकेले अपने दम पर इस सत्ता के शीर्ष पर काबिज हुई, मुख्यमंत्री बनी। 2007 के चुनाव में मिले इस जीत के पीछे जो अहम कारण था वो मायावती की दूरदर्शिता और मायावती की सोशल इंजीनियरिंग को उसका पूरा श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि कभी जो मायावती केवल दलितों की राजनीति करती थी, जो मायावती ब्राह्मणों, बनियों और क्षत्रियों को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती थी, उस मायावती ने यू टर्न ले लिया। और जिस मायावती ने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसे नारे दिए थे, उस मायावती ने इन नारों को छोड़ते हुए और फिर तमाम सवर्णों और जो सवर्णों में भी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और ऐसी जातियां थी उनको पार्टी से जोड़ने का काम किया। साल 2007 के चुनावों में बसपा ने ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा जैसा नारा अपना लिया। इतना ही नहीं, तत्कालीन जो उस समय सत्ताधारी पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसको टारगेट करते हुए बसपा ने नारा बनाया कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। इन नारों ने चुनाव का पूरा माहौल बदल दिया। चुनाव को धीरे धीरे इन नारों के सहारे बसपा के पक्ष में करना शुरू कर दिया। उधर मायावती ने जब इस चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा की तो जो बाकी दल थे उनके होश उड़ गए। दलितों की राजनीति करने वाली मायावती, दलितों के नेता के तौर पर जानी जाने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती, 2007 के चुनाव में इन्होंने बड़ी संख्या में सवर्ण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। बसपा ने जब टिकट जारी किया तो उसमें 139 सवर्ण, 114 पिछड़े और अति पिछड़े, 61 मुस्लिम और 89 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया था। सवर्णों में भी सबसे ज़्यादा 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया बसपा ने। इसके अलावा 36 क्षत्रिय और 15 अन्य सवर्ण उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा 41 ब्राह्मण विधायक के तौर पर के चुनाव जीत करके और विधानसभा में पहुंचे। ब्राह्मणों और सवर्णों को साध कर मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार चलाई, सत्ता में रहीं। हालांकि इन 5 सालों के कार्यकाल में मायावती सवर्णों को साध नहीं पाई, सवर्णों को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब नहीं रह पाई। तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बदसलूकी की उनकी अलग अलग समय की घटनाएं कहीं और सुनी जाती हैं, सुनाई जाती रहती हैं, हमेशा से ही अक्सर समय समय पर ये चीज़ें चर्चा में आती रहती हैं। हालांकि जो 5 साल की सत्ता में सवर्णों को न साध पाने का खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा। अगले चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 में जब चुनाव हुए, इतना ही नहीं, उसका वोट परसेंट भी करीब 5% से ज़्यादा नीचे गिरा और फिर वो बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। सोशल इंजीनियरिंग के जिस फार्मूले को साध करके, जिस फार्मूले को अपना करके मायावती सवर्णों के सहारे सत्ता में पहुंची थी, उनको 2012 के चुनाव में फिर अपने इस फार्मूले को भी बदलना पड़ा। उस चुनाव में मायावती ने अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की, पर उनका ये फार्मूला उस समय चल नहीं पाया। युवा अखिलेश पर लोगों का भरोसा जागा और लोगों ने समाजवादी पार्टी को फिर सत्ता तक पहुंचने में मदद की, सत्ता तक पहुंचाया। बहरहाल ये सारी बातचीत हम लोग 16वीं विधानसभा के कार्यकाल में करेंगे। 16वीं विधानसभा की जब बात होगी तब आएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में चुनाव की तैयारी चलने लगी है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं, पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। अब जब एक बार फिर से यूपी में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और
बसपा ने भी अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को अपनाने की घोषणा कर दी है। मायावती ने खुद घोषणा की थी कि वो फिर से एक बार अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर जाएंगी। इसके तहत उन्होंने ब्राह्मणों को अपने पार्टी के साथ जोड़ने के मकसद से सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर दिया। ब्राह्मण सम्मेलन करने की शुरुआत बसपा ने की। सतीश चंद्र मिश्रा ने बाकायदा अयोध्या से इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में घूम घूम कर वो ब्राह्मणों को पार्टी के साथ जोड़ने के उद्देश्य से ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मणों को लेकर के लगातार वो सरकार पर हमले भी करते रहते हैं। बहरहाल पार्टी को एक बार फिर से ब्राह्मणों की याद आ गई। उसका मुख्य कारण ये था कि जिस भी पार्टी की सरकार रही उसमें ब्राह्मणों का दबदबा रहा। साल 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तो उसमें 41 ब्राह्मण विधायक थे। फिर 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी तो उसमें 21 ब्राह्मण विधायक थे। इसके बाद 2017 में जब फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई तो उसमें 46 ब्राह्मण विधायक पार्टी के साथ जीत करके और विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में न केवल बसपा बल्कि सभी दूसरे दलों की भी नज़र फिर से ब्राह्मणों पर हो गई है। बसपा की शुरुआत के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने भी ब्राह्मणों को टारगेट किया है। ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए कई अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी हुई है। जो 60 सीटें हैं जहाँ पे 10% से अधिक ब्राह्मण वोटर्स हैं, वो सभी पार्टियों के लिए टारगेट बने हुए हैं। सभी पार्टियां उन पर विशेष फोकस रखे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ब्राह्मणों की कहीं संख्या 10% से लेकर के और 30% तक ब्राह्मण वोटर्स हैं और उन सभी पर पार्टी की नज़र है। पार्टियों ने उन सीटों को टारगेट किया हुआ है। बहरहाल 15वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था, जो चुनाव था, और ये सारी चीज़ें 15वीं विधानसभा को लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार देने और स्थायी मुख्यमंत्री देने के लिए भी याद किया जाता है। इसके पहले जो तमाम बार मुख्यमंत्री बने वो अलग अलग कुछ समय के लिए बनते रहे। मायावती ने इसमें 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। पहली बार लंबे समय के बाद, बल्कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी उसमें पहली बार मायावती ने 5 साल सत्ता चलाई। हालांकि अगर पूरे कार्यकाल को जोड़ा जाए तो शपथ लेने से लेकर के, शपथ जब से मायावती ने लिया था तब से तब तक 5 साल के हिसाब से दिन पूरे नहीं होते, पर वो कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ था। अब जब एक बार फिर से चुनाव में सारी पार्टियां लग चुकी हैं, ऐसे में देखना होगा कि जो 18वीं विधानसभा है उसमें क्या नतीजे निकलते हैं और साथ ही साथ बसपा या दूसरे दल जो सोशल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं, ब्राह्मणों को टारगेट किए हों, वो कितना कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम 16वीं विधानसभा, उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सफ़र की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।